Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So I hope you all have enjoyed your holidays and you were doing great those 3 days. And now it's time again for the study. So let's begin with it. Okay. So as you know कि आपका अब for the last 3 days you were not having any online classes and as well as videos, but आज से आपकी videos भी अपलोड होनी शुरू हो गई हैं बेटा. So do watch it and along with that study for your UT first UT1 also. आपकी UT1 भी शुरू हो गए हैं आज से and just try to learn more and more. Just try to do practice more and more so that you can perform well in your exams. Okay, so okay, I'm just wishing you all the best for your exams. Okay class, so let's begin with your next topic, that is crops in India, that is given at page number 67, crops in India. Okay, so kindly open your books at page number 67, that is crops in India. Okay, crops in India. I'll just write down the name of the chapter and the page number as well. Crops in India. Crops in India, given at page number 67. Okay, so what is the meaning of crops in India? Yes, crops in India का मतलब क्या है बेटा? Crops in India means हमारा इंडिया. इंडिया मीन्स आर कंट्री, दैट इज भारत, जिसको हम भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं. देर आर सेवरल नेम्स ऑफ इंडिया. ओके, सो in this chapter we are going to discuss about the various crops जो कि भारत के अलग अलग रीजन्स में उगाई जाती हैं, या पे वहाँ पे उनकी ज़्यादा पैदावार होती है, बिकॉज वहाँ पे उनको अपने जो उस क्रॉप की नीड होती हैं वो वहाँ पे ज़्यादा फुलफिल होती हैं. जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में आप देखें कि हर स्टेट की अपनी स्पेशल क्रॉप्स होती है. मोस्टली, हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सम ऑफ द स्टेट्स, किसी में जहाँ पे वीट ज़्यादा होता है, कहीं पे राइस ज़्यादा होती है, कहीं पे शुगर केन ज़्यादा होती है, कहीं पे जूट ज़्यादा होती है, कहीं पे टी ज़्यादा होती है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल डाइवर्सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द जो एटमोसफेयर है, वेदर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज द डिफरेंट नीड्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स, कि उसकी नीड्स क्या है, किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर सकती हैं. जैसे आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल. ओके, जो एप्पल है वो इट कैन ओनली ग्रो इन हिली एरिया. ओके, जहाँ पे ठंड पड़ती है वहीं पे एप्पल ग्रो कर सकते हैं. क्या आप अपने यहाँ पे एप्पल का पेड़ लगा के देखो, जिंदगी में नहीं उगेगा, बिकॉज इट इज नॉट फाइंडिंग इट्स जो उसको प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, उसका प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई इट विल नॉट बी ग्रोन हेयर. ओके, सेम एज इट इज इफ यू वांट टू ग्रो टी. अगर आपको जो टी चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं, तो वो लगाना चाहोगे तो वो भी नहीं लगेगा, बिकॉज जो टी है वो हिली एरियाज में स्टीप स्लोपिंग्स पे उसकी जो वो होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता. बट यहाँ पे देखो, अब जुलाई का महीना चल रहा है, हर दूसरे दिन बारिश होती है, तो जो टी की क्रॉप है उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट नहीं है. सो सेम लाइक दैट, अलग अलग क्रॉप की अलग अलग नीड्स होती हैं, उसका अलग अलग एटमोसफेयर होता है जिसमें वो ग्रो करती हैं. सो इस चैप्टर में हम पता करेंगे कौन से अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे, और वहाँ की जो स्पेशल क्रॉप्स हैं, या वहाँ पे जिस क्रॉप की जो पैदावार है ज़्यादा होती है, ज़्यादा ग्रो होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Clear? So the first, let me read the topic first. Draw lines to help knowing match the states. Okay. Now in this you have to draw the line to match the states. You can write the answers in ABCD also, better, not an issue. Okay. Remember, one state can be known for growing more than one crop. एक चीज याद रखिएगा इन दिस चैप्टर, कि जो एक स्टेट है उसमें एक से ज्यादा क्रॉप्स ज्यादा हो सकती है. जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे वीट है तो वहां से वीट ही होगी, वहां पे शुगर केन भी हो सकती है, राइस भी हो सकता है, मतलब डिपेंड्स. ओके, सो एवरी स्टेट हैज डिफरेंट क्रॉप्स जो है वहां पे ग्रो कर सकती हैं. तो ये हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप नहीं होगी, एवरी मतलब स्टेट में अलग अलग कई तरह की क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो कर सकती हैं. Okay, so let's begin with the first one. Okay, the first one is your state, that is Uttar Pradesh. Okay, so the first one is Uttar Pradesh. The first is Uttar Pradesh. Yes, Uttar Pradesh. Pradesh. Yes. Which kinds of crops can be grown here?
Okay, which crops are grown here? Can be नहीं, are already growing here. They're already producing various crops. Okay, so देखिए आप अपने स्टेट के बारे में जानते होंगे कौन कौन सी होंगी. वीट, ओके, शुगर केन और राइस भी होता है, बट राइस ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, हिली एरिया, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ग्रो होता है. जैसे लाइक इन साउथ में बहुत बारिश होती है बेटा, सो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा जो राइस की पैदावार होती है. ओके, बट उत्तर प्रदेश की मेन क्रॉप्स कौन सी हैं? दैट इज शुगर केन एंड वीट. शुगर केन मीन्स गन्ना, वीट मीन्स गेहूं. ओके, तो शुगर केन SUGARCANE, sugar cane. The second one is wheat, WHEAT, wheat. So these two crops, sugarcane and wheat, are grown here. Okay, ये दो क्रॉप्स हैं जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल नहीं, सॉरी, जो है कि जिसकी पैदावार ज्यादा होती है. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन, दैट इज असम. ओके, सो असम इज एन हिली एरिया. ओके, एंड यू नो द स्टीप स्लोपिंग्स आर देयर. ठीक है, पहाड़ों के ऊपर जो फसलें उगाई जाती हैं. ओके, सो असम की तो सबको पता है, रोज टीवी में एड्स आती हैं. ओके, सो असम किस लिए होता है? मेनली दैट इज फॉर टी एंड कॉफी. ओके, दैट इज फॉर टी एंड कॉफी. बट ज्यादातर जो असम के, असम की टी मशहूर है, चाय जिसको हम चाय बोलते हैं. सो असम में सबसे ज्यादा क्या होती है? चाय, जिसको हम टी बोलते हैं. सो द फेमस क्रॉप और द क्रॉप दैट फाउंड प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर द ग्रोथ, जहाँ पे किस असम में कौन सी क्रॉप है जिसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है? दैट इज टी. दैट इज टी, जिसको हम चाय बोलते हैं. TEAT, चाय जिसको हम पीते हैं. सम ऑफ यू मस्ट बी द टी लवर्स. आई एम द वन ऑफ देम, बट आपको नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर स्मॉल किड्स नाउ, अवे राइट नाउ. ओके, थर्ड वन, वेस्ट बंगाल. यस, व्हाट इज द फेमस क्रॉप्स ऑफ, what are the various crops that are grown in West Bengal? जो वेस्ट बंगाल हमारी स्टेट है, वहां पे कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं ज्यादा उगती हैं? तो थर्ड वन इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल. ओके, so the answers of your West Bengal, what are the various answers for the West Bengal? The various answers for the West Bengal is jute, tea and rice, because there is lots of humidity in the environment and the rain is the rainfall is very high, so that's why this tea, jute and rice that can be grown there very easily. जो वहाँ पे उनको अपना comfortable environment, टी, जूट और राइस को वहाँ पे अपना comfortable environment मिलता है. So that's why the West Bengal is suitable for growing jute, tea and rice. Okay, so write down the answer. That is jute, JUTE, jute. Second is tea, TEAT, and the third one is rice, RICE, rice. Okay, so these are the various answers of your first three questions, that the which crops are grown in these three states of India. The first one is Uttar Pradesh. So in Uttar Pradesh, crops like sugar cane and wheat are grown commonly. Sugar cane and wheat is grown. Second, Assam, tea जिसको हम चाय बोलते हैं. टी is mainly grown crop there. Third one is West Bengal. वेस्ट बंगाल में कौन सी होती है? दैट इज जूट, टी एंड राइस. तीनों, जूट भी, टी भी और राइस, तीनों ही वहां पे कॉमनली जो क्रॉप्स है दे कैन बी ग्रोन इजिली देयर. सो द कॉमन क्रॉप्स और द इजिली ग्रोन क्रॉप्स इन द वेस्ट बंगाल इज जूट, टी एंड राइस. क्लियर? मूविंग टू द थर्ड वन, sorry, the fourth one, that is Maharashtra. Okay, for that, okay, you can just pause the video here and write the solution. Okay, if you want to write the answers, you can write the answer in the front of the or below the name of the state. उसके नीचे भी लिख सकते हो, और यू कैन, मतलब यहाँ पे लिखोगे बेटा, इट विल बी रिले एक हॉच पॉच से हो जाएगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा. तो यू कैन जस्ट राइट इट हियर. ओके, द नेम ऑफ द क्रॉप, जैसे शुगर केन एंड व्हीट, असम टी, थर्ड इज जूट, राइस एंड टी फॉर द वेस्ट बंगाल. ओके, moving next to the fourth one, that is Maharashtra. Yes, what is the commonly grown crop in Maharashtra? Which is the commonly grown crop in Maharashtra? Maharashtra, MAHARASHTRA.
एस SHTRA, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हमारी स्टेट है, वहाँ पे कॉमनली ग्रोन क्रॉप या जो कौन सी क्रॉप्स है जिनको अपना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे ग्रो करने के लिए, द नेम ऑफ द क्रॉप्स इज कॉटन, ऑरेंजेस एंड शुगर केन। कॉटन रुई, ऑरेंजेस संतरा जिसको हम बोलते हैं, एंड शुगर केन दैट इज गन्ना, ईख। ओके, सो द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन द महाराष्ट्र इज कॉटन, शुगर केन एंड ऑरेंजेस। Okay, Nagpur ke orange. Okay, so this Nagpur is in Maharashtra only. Okay, so the answer of this is oranges, ORANGES, oranges. Cotton, COTTON, cotton. The last one is sugarcane, 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 that is eek ya ganna. Okay, so the commonly grown crop of Maharashtra is ऑरेंजेस, शुगर केन एंड कॉटन, जिसको हम रुई बोलते हैं. ओके, राइट, आई एम वेयरिंग द दुपट्टा मेड ऑफ कॉटन. ओके, सो मूविंग नेक्स्ट टू द फिफ्थ वन, केरला. ओके, विच आर द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन केरला? केरला जो कि हमारा साउथ में है, विच इज द कॉमनली ग्रोन क्रॉप इन केरला? ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन द नेम फर्स्ट. द नेम ऑफ द स्टेट इज केरला. केरला में सबसे ज्यादा क्या होता है? Which is the commonly grown crop of Kerala? Yes, that is cardamom and rubber. Rubber latex आपने पढ़ा है EVS में. इससे पहले भी हमने एक चैप्टर में लेटेक्स के बारे में डिस्कशन की थी कि दैट लेटेक्स इज ड्राइव फ्रॉम द रबर ट्री, जिसका नाम रबर ट्री है. उसमें एक फ्लूइड निकलता है और जिसको कि एक वेसल में इकट्ठा किया जाता है, एंड फ्रॉम दैट द वेरियस आइटम्स ऑफ रबर्स आर मेड. Okay, so the latex is drawn from or is excreted from the rubber tree. The second one is cardamom. Cardamom हम क्या बोलेंगे? इलायची, जिसको आप बोलते हैं इलायची. Okay, so the answer of the fourth is Kerala, that is cardamom, CARDO. Sorry, I'm just confused. DAMOM. Cardamom. Cardamom means elaichi. Second one is rubber. Rubber, that is rubber tree is used for driving latex from the latex is dried from this rubber tree, and which is used for making various rubber items like tires and क्या बताएं, बहुत सारी चीजें हैं रबर के भी. ठीक है, the various things that is made of rubber, that is withdrawn from the rubber tree. The fluid from which that rubber is made, that is latex. The name of that fluid is latex. Okay, so the answers of your fourth and fifth one is, the fourth one is Maharashtra. The commonly grown crops of the Maharashtra is oranges, cotton and sugarcane. Next is Kerala. The commonly grown crop of Kerala, the Kerala state की कौन सी commonly grown crops हैं? That is cardamom and rubber. Cardamom and rubber. Clear? Yes. The next, the tidbit is there. As you can see, the tidbit, the small tidbit is also given there. Let's read it first. The crops sown from June to September are called kharif crops. They are also known as monsoon crops. They include rice, maize, pearl millets, pulses, groundnuts and cotton. Okay. So देखिए, जो कि क्रॉप्स जो कि जून से लेके सितंबर के मंथ में ग्रो की जाती हैं, दे आर नोन एज द खरीफ क्रॉप्स. राइट नाउ इट इज जुलाई, अगस्त फ्रॉम टुडे. ओके, द अगस्त इज देयर. ओके, सो देखिए, जो अगस्त फ्रॉम जून टू सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन दीज 4 मंथ्स जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स. तो इन क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स. ओके, एंड ये कौन से मंथ? जून से सितंबर के बीच में. और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं देखिए जो कि इन जून से सितंबर के बीच में ग्रो की जाती हैं? द फर्स्ट वन इज राइस, जिसको हम चावल बोलते हैं. देन मेज, ओके, मक्का. पर्ल मिलेट्स, ओके, द पर्ल मिलेट्स भुट्टा टाइप, जिसको हम भुट्टा बोलते हैं. pulses, dal, groundnuts and cotton. This is ruji. Okay, so these are the commonly grown crops from the month of June to September, and these crops are known as kharif crops. Clear? Moving next, the crops sown from the November to March
are called rabi crops. These are also known as winter crops. They include wheat, barley, oats, chickpea, gram, linseed एंड मस्टर्ड. ओके, सो देखिए जो मैं आपको बताया नहीं, खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है. एज यू नो कि जुलाई से जून से हमारी जो बारिश होनी शुरू हो जाती है एंड इट एंड्स अप टू अगस्त एंड सितंबर. सो ये देखिए पूरे बारिश के मौसम में जो क्रॉप्स आते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, इनको मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है. सो सेम है लाइक दिस, द क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम द नवंबर टू द मार्च, नवंबर से लेके मार्च तक, मतलब सर्दी का महीना जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं दैट आर नोन एज राबी क्रॉप्स, दैट आर नोन एज, उनको राबी क्रॉप्स बोला जाता है. RABI राबी. Rabi crops name is given to those crops. And the second important thing is that they are also known as the winter crops, क्योंकि विंटर सीजन में, सर्दी के सीजन में ग्रो करती हैं. So they are also known as the winter crops. Okay. And the next one is कि इनको कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इस मंथ में ग्रो करती हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज wheat, barley, oats, chickpea, gram, linseed and the mustard. Okay, so these are the commonly grown crops from the month of November to the March, that is a winter season. So that's why these crops are also known as winter crops, and these are the various commonly grown crops of this season. Clear? सो दीज आर द वेरियस क्रॉप्स. हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया कि वेरियस स्टेट्स जिनमें अलग अलग जो क्रॉप्स हैं जो ग्रो करती हैं, मतलब उनको अपना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है फ्रॉम जहाँ पे वो इजीली ग्रो कर सकती हैं, वेयर दे फाइंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू ग्रो देमसेल्व्स. Okay, so these are known as rabi crops. Okay, so I'll just dictate it one more time. Uttar Pradesh, in Uttar Pradesh, the commonly grown crops is sugarcane and wheat. Second is Assam. Assam is famous for tea, chai. Second is West Bengal. West Bengal में rice, sugarcane, rice, jute and tea. Rice, jute and tea. राइस, जूट जैसे बोरी जो होती है ना, जिसकी जूट की बोरियां जो होती हैं, दैट इज जो ब्राउन कलर की बोरी होती है, दैट इज मेड ऑफ जूट. ओके, सो जूट, राइस एंड टी, दैट आर कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन वेस्ट बंगाल. द नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन महाराष्ट्र इज कॉटन, sugarcane and orange. Cotton, sugarcane and orange. The last one is Kerala. The commonly grown crops in Kerala. Kerala में कौन कौन सी crops होती है? That is cardamom and rubber. Cardamom and rubber. Clear? So with this page number 67 is finished. Okay. So now let's move to the next page. That is page number 68. That is page number 68. So देखिए the life cycle of a crop. कि एक जो क्रॉप है, एक जो फसल है, उसका लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है, मतलब उसकी शुरुआत, उसकी ग्रो करने की शुरुआत कहाँ से होती है और वो कहाँ जाके खत्म होता है. दिस इज द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 68, लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप. सो एवरीबडी काइंडली ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 68, लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप. ओके, आई जस्ट राइट डाउन द पेज नंबर एज वेल एज द नेम ऑफ द चैप्टर. Just give me a minute so that I can write it. Okay, so the name of the chapter is life cycle of a crop. Life cycle of a crop given at page number 68. जो एक क्रॉप है, जो एक फसल है, उसका लाइफ जो है, कहाँ से उसकी जो शुरुआत होती है. ओके, जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती है, जिसकी पैदावार होती है, कोई भी है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है उसका. सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टेजेस और वेरियस लाइफ स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल या फिर स्टेजेस ऑफ द एक क्रॉप की जो कहाँ से वो शुरू होती है, कहाँ जाके वो खत्म होती है. ओके, सो लेट्स सी द हेडिंग फर्स्ट. देयर आर सम पिक्चर्स showing the steps in the cultivation of rice, starting from when the fields are prepared for sowing seedlings to when the seed reaches the shops to be sold to the customer. Number the pictures in the right sequence. Okay, so in this, the various pictures, as you can see, the various pictures are given. Okay, so in this chapter, as you can see, there are about 8 pictures are given. और ये जो 8 pictures हैं, ये उल्टी पुल्टी दी हुई है, कोई आगे कोई पीछे. एंड आपको इन 8 पिक्चर्स का साइकिल बताना है कि कौन सा जो स्टेप है वो फर्स्ट होता है एंड विच इज द सेकंड, देन थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8.
ओके। सो इसमें पूरे में आपको अलग अलग जो पिक्चर्स दी हुई है कि क्रॉप कहाँ से पैदावार शुरू होती है और कहाँ जाके वो खत्म होती है, कैसे वो बीज से शुरू होती है और कहाँ जाके कस्टमर्स के पास खत्म होती है। इसमें पूरा लाइफ साइकिल दिया है एंड यू हैव टू टेल द स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यू हैव टू गिव द नंबर्स। ओके, द फर्स्ट वन इज, ओके देखिए कौन कौन सी पिक्चर्स है। सबसे पहले हम देखिए सोइंग ऑफ द सीडलिंग्स, विनोइंग ऑफ द सीड्स, ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन टू द होलसेलर, ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स, plowing the field, rice available for buyers in the shop, harvesting the crop, and the last is fertilizing the field. Okay, so as most of you must be at your hometown or you're in your home city, कई लोग अपने गांव में होंगे, तभी आप देख रहे होंगे जो आपके गांव में है कि अभी इस वक्त किस चीज़ की जो खेती हो रही है, दैट इज मोस्टली ऑफ राइस। ठीक है, जब ज़्यादातर जो चावल है जिसकी पैदावार या जिसको हम धान बोलते हैं, दैट इज ग्रोइंग नाउ डेज। Okay, so in this we are going to discuss about the various steps or the various steps in the life cycle of a crop of rice. जो राइस क्रॉप है उसमें जो वेरियस साइकिल्स हैं, जिसके जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर ग्रोइंग अ राइस क्रॉप? द फर्स्ट वन इज, आई फील दैट इट मस्ट बी द प्लोइंग द फील्ड। द फर्स्ट वन इज प्लोइंग द फील्ड, मतलब जब से सबसे पहले आपको अगर किसी चीज को सपोज यू वांट टू प्लांट मतलब you want to plant a tree or you want to plant anything in your garden or somewhere, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले उसकी जो मिट्टी है उसको लेवल करोगे, उसको अच्छे से मतलब उसकी जो मिट्टी है उसकी सिंचाई करोगे, उसको एक प्लो करोगे, क्या बोलेंगे हम उसकी खोद कहते हैं खोद के, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी भुरी भुरी हो जाती है। उसके बाद हम उसमें जो भी हमें पेड़ लगाना होता है मतलब खोदते हैं। सबसे पहले हम जो अगर कोई पेड़ उगाना है सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं, फिर उसमें पेड़ को लगाते हैं, मतलब स्मॉल प्लांट वी जस्ट प्लांट इट एंड देन पुट द सॉइल अगेन। सो फर्स्ट सेम लाइक दिस, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज द प्लोइंग द फील्ड, दैट इज गिवन एट 5, दैट इज द पिक्चर नंबर 5, दैट इज प्लोइंग द फील्ड। सबसे पहले जो फील्ड है, जो खेत है, उसको प्लो किया जाता है। उसकी कहते हैं जो खेत में ट्रैक्टर चलाना या हल चलाया जाता है, सो दैट जो सॉइल है वो एक तरह से इट कैन ब्रीथ, मतलब जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो ब्रीथ करनी शुरू करे, ताकि जब ऊपर नीचे जब वो मिट्टी होगी जो घुलेगी या खुदाई होगी, उसके बाद जो मिट्टी है जो नाउ आफ्टर दैट इट विल बिकम रेडी फॉर अ प्लांट और फॉर अ सीड टू ग्रो। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज plowing the field, that is given at picture number 5. Okay, so you can just write down plowing the field. The first step is plowing the field. The PLOUGHING, plowing the field, FIELD. Okay, now the field is ready. Okay, अब जो फील्ड है उसकी जो खुदाई हो गई है, प्लो हो गया है। द सेकेंड स्टेप अकॉर्डिंग टू यू इज, व्हाट विल द सेकेंड, दैट इज सोइंग द सीडलिंग्स। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, हम जो सीड्स हैं, जो हमारे बीज हैं, उनको हम डालेंगे। देखिए कभी जो कोई भी पेड़ या पौधा है जो उगेगा तभी ना जब उसमें सीड डालोगे, या जस्ट फील्ड प्लो करके छोड़ दो कि जय अब जादू से इसमें जो है राइस उग जाए। सो इट कैंट बी पॉसिबल। सो फॉर दैट यू हैव टू प्लो द सीड्स, सॉरी सो द सीडलिंग्स, जो छोटे छोटे बीज हैं वो आपको डालने होंगे, उसके बाद ही वो उगेगी। जैसे धान है जो सोचते हैं उसमें धान के जो बीज फेंकोगे, ओनली आफ्टर दैट इट विल ग्रो। ओके, द सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीडलिंग्स, सोइंग द seedlings, that is given at picture number first. Sowing, SOWING, sowing the seedlings. Okay, third one, what is the third step? The third step is transplanting the seedlings. Okay, आपने देखा होगा कि जब पहले वो खेत में हल चलाते हैं, हल या ट्रैक्टर चलाते हैं, उसके बाद वो उसमें बीज फेंकते हैं। ओके, मतलब पानी भरते हैं, उसके बाद उसमें बीज फेंके जाते हैं, और जो बीज थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब इट जस्ट ग्रो लाइक दिस, मैंने अभी आंखों से देखा है, फ्रॉम राइट नॉट इज आई एम सीइंग ऑल अराउंड। तो छोटे से जब छोटे छोटे वो एक प्लांट की तरह कह लीजिए या घास की तरह जो बन जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, उसको पिक किया जाता है, उसको उखाड़ा जाता है खेत से, और उसको हम जो क्या बोलते हैं उसको उखाड़ के उसको फिर दूसरे खेत में प्लो किया जाता है। मतलब जब वो छोटी छोटी जब मतलब स्मॉल स्मॉल कहते हैं ना, जैसे क्या बोलेंगे हम,
इन पंजाबी वी कॉल इट पनीरी, बट आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग फ्रॉम हियर। ओके, तो मतलब वो जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो बन जाते हैं, जो सीड्स हैं, तो उसके बाद उनको उखाड़ लिया जाता है और उनको फिर से दोबारा दूसरे खेतों में, और जहां जहां जिस जिस खेत में आपको उगाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उग जाते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे उनको लगाया जाता है। जैसे कि मतलब जब वो उग गए तो उनको प्लो किया जाता है, उनको पिक किया जाता है, पिक किया जाता है, आफ्टर पिकिंग इट देन उसको दोबारा एक पानी से भरा हुआ खेत होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर लगे होते हैं, वो अलग अलग दूर दूर जाके बड़ा सुंदर सा एक डेकोरेशन सा लगता है, जस्ट कि दूर दूर करते हैं, और एक वो सम टाइम ऑफ पैटर्न, देखिए इसमें मैथ्स का भी एक पैटर्न आ गया, तो एक पैटर्न की तरह बनाते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज द ट्रांसप्लांटिंग द सीड, मतलब वो उखाड़ के वहां से दूसरे खेत में ले जाके, दूसरे फील्ड्स में ले जाके उसको प्लो करते हैं जहाँ पे खूब सारा पानी भरा होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स, तो सीडलिंग्स है उनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है। transplanting the seedlings, fourth, next, what is the fourth step? देखिए खेत में हल चला लिया, देन वी हैव, हमने बीज भी डाल दिए, फिर हमने जब वो बीज थोड़े बड़े हो गए उसको दोबारा से प्रिक करके दूसरे खेतों में लगा दिया। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप इज दैट इज फर्टिलाइजिंग द फील्ड। अब उसमें हम क्या खाद डालेंगे। अब किसी जो आपने प्लांट लगाया, जब तक आप उसको खाद नहीं दोगे, मतलब अच्छे मिनरल्स नहीं दोगे, तब तक वो कैसे प्रॉपरली ग्रो करेगा। सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजिंग द फील्ड। जो फील्ड है, जो खेत है, उसको फर्टिलाइज किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे, सो दैट्स कि कोई भी किसी तरह का कीट या कीड़ा है जो उसको ना खा जाए, या जो उसकी पैदावार हो वो ज्यादा हो, अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो। ओके, सो फॉर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट इज fertilizing the field, that is fertilizing the field. Okay, so next is fertilizing, you can write down just number, fertilizing the field. जो fields हैं उसमें fertilizers दिए जाएंगे so that the buttercrop can be grown, fertilizing the field. Clear? So these are the first 4 steps. Okay, I'll just read it out. For the next I have to erase it. The first one is plowing the field, second is sowing the seedlings, then third one is transplanting the seedlings, and the fourth one is fertilizing the field. Okay, you will just write on the picture के ऊपर जो आपको नंबरिंग डाल दीजिए, so that आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा. Clear? Next, the next one is, what is the next step? The 5th step. So before this I have to erase it. What is the 5th step? देखिए अब हमने फील्ड्स में जो फर्टिलाइजर्स भी दे दिए हैं. The next step is हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जब आपने उसमें फर्टिलाइजर्स दे दिए हैं, फर्टिलाइजर दे दिया और टाइम टू टाइम उसमें पानी जब दिया, या बारिश से पानी जो आया, नेक्स्ट टाइम जब वो क्रॉप बड़ी हो जाएगी आफ्टर 3 months व्हेन इट विल ग्रो, जो वो कहते हैं इट विल जस्ट ग्रोन अप, से बड़ा वो बच्चा होता है, वैसे ये जो क्रॉप है जो बच्चा होती है, जब वो बड़ा प्रॉपर अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच जाती है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई होगी. ओके, जब वो, अब देखिए फर्टिलाइजर्स मिल गया, पानी मिल गया, एवरीथिंग इज देयर, अब उसको बड़ा होना है. अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी कटाई होगी, दैट इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप. द नेक्स्ट स्टेप इज, द 5th स्टेप इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप. HARVESTING, हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट किया जाएगा, उसकी कटाई की जाएगी. ओके, दिस इज द 5th स्टेप. क्रॉप इज रेडी एंड नाउ इट हैज कट ऑल्सो, मतलब उसको कट भी कर लिया गया. नेक्स्ट, अब उसकी कटाई हो गई. अब देखिए अभी तो हमने पूरी की पूरी फसल काटी है, कि हमने उसमें से जो धान के जो बीज हैं, या जो जो धान है हमारी, उसमें से चावल निकलेगा ना. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज विनोइंग द सीड्स. मतलब जो सीड है, वो कहते हैं धान को पीट के उसमें से जो सीड्स हैं उसके निकाले, जो उसकी जो बड़ी सारी वो क्या होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जो बड़ा सारा जो उसका धान का प्लांट होता है, उसको पटक के, मैंने मोस्टली देखा है कि उसको पटक के उसमें से जो उसके सीड्स हैं वो अलग किए जाते हैं. ओके, सो दैट इज विनोइंग द सीड्स. दैट विनोइंग द सीड्स मतलब सीड्स को अलग किया जाता है धान से. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज विनोइंग द सीड्स. WINNOWING, विनोइंग द seeds. This is the 6th step. This is the sixth step
विनोइंग द सीड्स, मतलब अब जो सीड्स हैं उनको अलग किया जाता है फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द जो एक ग्रोन अप हार्वेस्ट क्रॉप है उससे। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अब जो सीड्स हैं उसको निकाल अलग किया जाता है, उसके बाद पीट के एंड देन उसकी कहते हैं ना वो कुटाई, जिसको हम बोलते हैं कुटाई करके उसमें से चावल निकाले जाते हैं। ओके, दैट इज नोन एज ऑल दो स्टेप्स आर कवर्ड इन दिस विनोइंग द सीड्स। जो सीड्स को धान से अलग करके और उसके बाद उसकी कुटाई या और थ्रू मशीन्स उसमें से जो चावल है वो निकाला जाता है। ओके, नाउ जो राइस है दैट इज ऑलरेडी ऑल आउट। तो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब चावल भी निकल गया, अब क्या करेंगे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसपोर्टिंग दैट सीड टू द होलसेलर, ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन टू द होलसेलर। ओके, जो अब चावल निकल गए, अब इतना सारा चावल क्या करोगे, घर में कितने दिन खाओगे, तो यू विल जस्ट ट्रांसपोर्ट इट टू द होलसेलर। जो शॉपकीपर है, जो होलसेलर्स हैं, जहाँ मंडी है, वहां पे उनको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि वहां से उसकी जो सेल है आगे हो सके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्टिंग the grain to the होलसेलर के पास या मंडी में जाके जो चावल है उसको बेचा जाएगा। ओके, नाउ अब चावल को आपने होलसेलर को बेच दिया, फाइनल स्टेज क्या होता है किसी भी चावल का, दैट वी कंज्यूम इट। हम कैसे कंज्यूम करेंगे, बाय परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट। जो रिटेलर्स के पास होलसेलर हैं जो रिटेलर्स को बेचेंगे और वहां से हम उनसे परचेज करके वी विल जस्ट कंज्यूम इट, एंड दिस इज द फाइनल स्टेज। द फाइनल स्टेज इज दैट द राइस इज अवेलेबल फॉर द बायर्स इन द शॉप। राइस इज अवेलेबल फॉर द बायर्स इन द शॉप। राइस इज available for buyers. Rice is now available for buyers in the shop. Okay, so this is the last step कि अब हमारे पास जो चावल है वो हम तक पहुंच गया है जो कि आप खा रहे हो। So देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप वाज प्लोइंग द फील्ड, खेत में हल चलाया। सेकेंड, सीडलिंग्स को ग्रो किया, जो बीज डाले गए, देन उसको प्रिक करके उनको किसी और उसमें ट्रांसफर किया गया। ओके, फिर उसको फर्टिलाइज किया गया, देन जब वो पक के तैयार हो गए उनको हार्वेस्ट किया गया, काटा गया, फिर उसमें से सीड्स निकले, उसमें से चावल निकाले गए, एंड आफ्टर लास्ट में जब वो चावल निकल गया तो उसको होलसेलर के पास बेचा गया, एंड द लास्ट होलसेलर के पास जब आ गया उसके बाद द लास्ट स्टेप इज तो फिर वो जो मार्केट में शॉप पे बेचा गया शॉपकीपर्स को, सो दैट इट कैन कम टू अस, तो कि हमारे पास वो आ सके। ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप, मतलब इसमें मोस्टली दे आर डिस्कस अबाउट द राइस। ओके, इसमें चावल के बारे में मेन बात की गई है। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन द लाइफ ऑफ अ क्रॉप। ओके, कभी सोचा होगा, जो करते हैं जिन्होंने देखा अपने गांव में तो उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट जिन्होंने नहीं देखा मेरे जैसों ने, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, कितना लंबा साइकिल होता है। Okay, so with this I am ending our today's session here only, and I'll see you again in our next session. So till then everybody have a good day.